हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे साइंस के पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अपवर्तन से, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन से, ऑप्शन सी विवर्तन से, ऑप्शन डी ध्रुवण से। ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन से। रमन प्रभाव एक प्रकार का प्रकाश प्रकीर्णन है जिसमें प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है जब वह किसी पदार्थ से गुजरता है। जब वो किसी पदार्थ से गुजरता है तो क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन। और यह प्रभाव अणुओं के कंपन और घूर्णन ऊर्जा स्तरों से संबंधित है। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है? रमन प्रभाव अणुओं के कंपन और ऊर्जा के घूर्णन स्तरों से संबंधित है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग एक तो रासायनिक विश्लेषण में होता है और दूसरा पदार्थ की आणविक संरचना का अध्ययन करने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में तरंगदैर्ध्य नहीं बदलती, तो इसलिए ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। विवर्तन में क्या होता है? इसमें तरंगों में बंकन होता है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ध्रुवण में क्या होता है? तरंगों का कंपन एक ही दिशा में होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी सूर्य का ताप, ऑप्शन डी वर्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ये जो क्वेश्चन है ये भी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है, डे एंड नाइट। और सूर्य के ताप से क्या होता है? सूर्य के ताप से मौसम प्रभावित होता है। मौसम जो चेंज होता है वो क्या होता है? सूर्य के ताप से मौसम प्रभावित होता है। और वर्षा से क्या होता है? ये वर्षा जो है ये जल चक्र का भाग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव डालता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी प्रभाव डालता है, लेकिन कम मात्रा में। ज्यादा मात्रा में कौन डालता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव तो डालता है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा के लिए प्रभाव तो डालता है लेकिन कम। और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा प्रभावित करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए ट्रिपोनिमा, ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, ऑप्शन सी सेलोमिना टाइफी, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कुष्ठ रोग का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? त्वचा और नसों को। यह रोग धीमी गति से बढ़ता है और अगर इलाज ना किया जाए तो यह स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 का ये क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए
केजी प्रति मीटर का क्यूब, ऑप्शन बी ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग, ऑप्शन डी जूल प्रति केजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। यह द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को दर्शाता है। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व डेंसिटी बराबर होता है आपका द्रव्यमान m अपॉन आयतन v। ठीक है। और ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब ये क्या है? ये एक सीजीएस इकाई है, सीजीएस मात्रा है। और न्यूटन प्रति मीटर का इसका ये दाब का मात्रक है। और जूल प्रति केजी ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का इकाई मात्रक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। पराबैंगनी किरणें किस विटामिन के निर्माण में मदद करती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन डी। पराबैंगनी किरणें जो है विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। जब हमारी त्वचा पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है तो यह विटामिन D3 उत्पादन करती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह विटामिन डी जो है हड्डियों के विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से रिकेट्स नहीं होते। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। बल्ब में गैस भरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चमक बढ़ाना, ऑप्शन बी फिलामेंट को जलने से बचाना, ऑप्शन सी रंग बदलना, ऑप्शन डी वोल्टेज बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिलामेंट को जलने से बचाना। इलेक्ट्रिक बल्ब में आमतौर पर निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन या नाइट्रोजन भरी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फिलामेंट को जलने से बचाता है, जिससे बल्ब क्या है? बल्ब जो है लंबे समय तक चलती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। माइटोसिस मुख्यतः कहाँ होती है? ऑप्शन ए जनन कोशिकाएं, ऑप्शन बी सोमैटिक कोशिकाएं, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी वायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमैटिक कोशिकाएं। तो माइटोसिस मुख्यतः कहाँ होती है? सोमैटिक कोशिकाओं में। माइटोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जो सोमैटिक यानी शारीरिक कोशिकाओं में होता है। इसका उद्देश्य वृद्धि यानी ग्रोथ, रिपेयरिंग का यानी मरम्मत का और ऊतकों के रख रखाव के लिए समान कोशिकाएं बनाना है। इसका काम क्या है? माइटोसिस का काम क्या है? वृद्धि यानी ग्रोथ और मरम्मत और ऊतकों के रख रखाव के लिए समान कोशिकाएं, सेम कोशिकाएं बनाती है। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चरण होती है और इसके परिणाम क्या होता है? दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती है। अब बात करते हैं जनन कोशिकाओं का। तो जनन कोशिका में क्या होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में द्विधारी विभाजन होता है। और वायरस में क्या होता है? वायरस में कोशिका नहीं होती। ठीक है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है और ऑप्शन ए भी गलत है। जनन कोशिका में क्या होता है? जनन कोशिका में मियोसिस होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सोमैटिक कोशिकाएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। स्टील मुख्यतः किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी शीशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी लोहा। तो स्टील मुख्यतः किस धातु का मिश्र धातु है? लोहा का। स्टील में क्या होता है? मुख्यतः लोहा होता है यानी आयरन, और क्या होता है? और इसके साथ होता है कार्बन। इसमें अन्य तत्व भी हो सकते हैं जो इसके गुण को सुधारते हैं। लोहे में कार्बन की मात्रा कितना होता है? 0.2% से 2.1% तक। और इसका उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग निर्माण में, औजार में और वाहन निर्माण में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए की यदि बात करें तो तांबा क्या होता है? तांबा जो होता है वो पीतल में होता है। और जस्ता का उपयोग कहाँ होता है? जस्तीकरण में इसका उपयोग होता है। और शीशा का उपयोग कहाँ होता है? बैटरियों में शीशा का उपयोग होता है। और शीशा का उपयोग और कहाँ होता है? हीरे को काटने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। ध्वनि शून्य में क्यों नहीं चल सकती? ऑप्शन ए प्रकाश है इसलिए। ऑप्शन बी माध्यम का अभाव है इसलिए। ऑप्शन सी कम ऊर्जा है इसलिए। ऑप्शन डी उच्च आवृत्ति है इसलिए। ये आपका ALP का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माध्यम का अभाव है इसलिए। तो ध्वनि शून्य में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि माध्यम का अभाव है इसलिए। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम कैसा हो सकता है? माध्यम या तो ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। शून्य में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि वहां नहीं चल सकती। ध्वनि की गति माध्यम के कणों के कंपन से होती है और शून्य में कोई कण नहीं होता, इसीलिए वहां ध्वनि नहीं चलती। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। इंसुलिन कौन सा ग्रंथि बनाती है? ऑप्शन ए थायराइड। ऑप्शन बी अधिवृक्क। ऑप्शन सी अग्नाशय। ऑप्शन डी पीयूष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नाशय। इंसुलिन कौन सा ग्रंथि बनाती है? अग्नाशय। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका ALP का क्वेश्चन है। जो इंसुलिन है इसको अग्नाशय बनाता है, और अग्नाशय में कौन बनाता है? अग्नाशय की बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका द्वारा उत्पादित होती है। ये क्या करता है? ये जो ब्लड में शर्करा होती है उसके स्तर को नियंत्रित करता है। इसका कार्य क्या है? रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना। और इसके कमी से क्या हो सकता है? इसके कमी से डायबिटीज हो सकता है। यदि ऑप्शन ए की बात करें थायराइड, तो थायराइड क्या बनाता है? थायरोक्सिन बनाता है। अधिवृक्क क्या बनाता है? एड्रेनलिन बनाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये कई हार्मोनों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अग्नाशय। तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाता है? अग्नाशय। अग्नाशय का बीटा कोशिका द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए SA नोड। ऑप्शन बी AV नोड। ऑप्शन सी पुरकेंजे फाइबर। ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SA नोड। हृदय की धड़कन को SA नोड का फुल फॉर्म क्या है? SA नोड का और क्या नाम है? सिनोआर्टरियल नोड नियंत्रित करता है, जिसे हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है। SA नोड को और क्या बोला जाता है? SA नोड को सिनोआर्टरियल नोड का ही फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म क्या है? SA। सिनोआर्टरियल को ही क्या बोलते हैं? SA नोड। और इसका और एक नाम क्या है? इसको
पेसमेकर भी कहा जाता है। यह हृदय की दाहिने अंत्र में स्थित होता है और विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। ये क्या करता है? विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। इसका कार्य क्या है? हृदय की नियमित धड़कन को नियंत्रित करना। और ये कैसे करता है? SA नोड से AV नोड, AV नोड से क्या कहा जाता है? AV नोड से परकिंजे फाइबर, और परकिंजे फाइबर से क्या होता है? हृदय संकुचन। आप इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे 4 भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पे SA नोड लगा रहता है और इस तरह से ये अपने कार्य को करता है। यहाँ पे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स लगी रहती है जो हृदय के संकुचन में मदद करता है। तो इस तरह से ये अपने कार्य को पूरा करते हैं। जो AV नोड है, SA नोड क्या करता है? SA नोड विद्युत आवेग उत्पन्न करता है और AV नोड क्या करता है? वो आवेग को आगे बढ़ाता है। और पुरकिंजे फाइबर जो है वो क्या करता है? आवेग को हृदय मांसपेशियों तक पहुंचाता है। और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है? ऑक्सीजन परिवहन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, SA नोड। तो नियंत्रित कौन करता है? SA नोड करता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। कैपिलरी में क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए, मोटी दीवारें। ऑप्शन बी, पतली एक कोशिकीय दीवार। ऑप्शन सी, उच्च दाब। ऑप्शन डी, केवल धमनियों से जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पतली एक कोशिकीय दीवार। कैपिलरी में क्या विशेषता होती है? पतली एक कोशिकीय दीवार। कैपिलरी यानी कैपिलरी को और क्या बोलते हैं? केशिकाएं। तो केशिकाएं जो है रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग, जिनकी दीवारें बहुत पतली और एक कोशिका मोटी होती है। यह विशेषता गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान को आसान बनाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? रक्त और ऊतकों के बीच का आदान प्रदान। और इसकी विशेषता क्या है? पतली दीवारें और बड़ी सतह क्षेत्र। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सुपरनोवा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, नए ग्रह की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी, तारे का विस्फोट से। ऑप्शन सी, आकाशगंगा की रचना से। ऑप्शन डी, ब्लैक होल का निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारों का विस्फोट से। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे तारे को तारों कर लीजिएगा। तो सुपरनोवा किससे संबंधित है? तारों का विस्फोट से। सुपरनोवा जो है एक तारे के जीवन चक्र का अंतिम विस्फोट है, जिसमें तारा अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश के साथ विस्फोटित होता है। यह घटना अत्यधिक चमकदार होती है और अंतरिक्ष में भारी तत्वों को फैलाती है। तो सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक तारे के जीवन चक्र का अंतिम विस्फोट है, जिसमें क्या होता है? तारा जो है अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश के साथ विस्फोटित होता है और यह घटना अत्यधिक चमकदार होती है और अंतरिक्ष में भारी तत्वों को फैलाती है। ये क्यों होता है? तारे के ईंधन का समाप्त होना इसका कारण है। और इसका परिणाम क्या होता है? भारी तत्वों का निर्माण और फैलाव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या है? ऑप्शन ए, मेंटल। ऑप्शन बी, आंतरिक कोर। ऑप्शन सी, क्रस्ट। ऑप्शन डी, बाह्य कोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है? क्रस्ट, जो ठोस चट्टानों से बना होता है। वो किससे बना होता है? ठोस चट्टानों से बना होता है। यह परत महाद्वीपों और महासागरों के तल का निर्माण करती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 5 से 70 किलोमीटर।
और इसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? तो इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है महाद्वीपीय क्रस्ट और एक होता है महासागरीय क्रस्ट। और ये जो मेंटल है ये कहाँ होता है? ये होता है क्रस्ट के नीचे। और आंतरिक कोर क्या है? आंतरिक कोर जो है वो है पृथ्वी का केंद्र। और बाह्य कोर क्या है? बाह्य कोर जो है मेंटल और आंतरिक कोर के बीच स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, क्रस्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता यानी जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। पारा क्या है? एक धातु है और कमरे के तापमान पर क्या होती है? द्रव होती है। पारा को और क्या बोलते हैं? पारा को और बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका गलनांक कितना है? इसका गलनांक -38.8 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और कुछ विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग होता है। सोडियम कमरे के तापमान पर कैसा होता है? ठोस होता है। और गैलियम कैसा होता है? गैलियम का गलनांक कितना है? गैलियम का गलनांक होता है 29.8 डिग्री सेल्सियस। और जस्ता ये कमरे के तापमान पर कैसा होता है? ठोस होता है। तो ये सभी कमरे के तापमान पर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। जीवों में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी वाष्पन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्वसन। जीवों में ऊर्जा श्वसन यानी डिस्पिरेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है? एटीपी बनता है। और एटीपी के रूप में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका प्रक्रिया क्या है? ग्लूकोज 6H12O6 मिलकर क्या बनाते? और क्या? ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। चुंबक का दक्षिण ध्रुव किसे आकर्षित करता है? ऑप्शन ए दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी कोई नहीं, ऑप्शन डी सभी धातु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव को आकर्षित करता है। चुंबक का जो गुण होता है वो क्या होता है? चुंबक जो है विपरीत ध्रुव को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दक्षिण ध्रुव किसको आकर्षित करेगा? उत्तर ध्रुव को। विपरीत ध्रुव क्या करता है? विपरीत ध्रुव आकर्षित करता है और समान ध्रुव क्या करता है? यदि सेम पोल है तो वो क्या करेगा? विकर्षित करेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे हल्की गैस कौन सी आती है? हीलियम। और नाइट्रोजन कैसा है? नाइट्रोजन एक भारी गैस है
ऑक्सीजन भी एक भारी गैस है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। बीमारियों में WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन बी संक्रमण से रक्षा, ऑप्शन सी थक्का जमाना, ऑप्शन डी शर्करा नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संक्रमण से रक्षा करना। तो WBC का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना। ये रोगजनकों को मारकर शरीर की रक्षा करती है। और WBC कितने प्रकार के होते हैं? WBC 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया आपका लिम्फोसाइट, तीसरा हो गया आपका मोनोसाइट, चौथा हो गया आपका इओसिनोफिल और पांचवा हो गया आपका बेसोफिल। ये सब तो आप थ्योरी में किए होंगे। इसका कार्य क्या है? फोगोसाइटोसिस करना और एंटीबॉडी उत्पादन करना। ऑक्सीजन ले जाना ये किसका काम है? ऑक्सीजन ले जाना RBC का काम है, यानी रेड ब्लड सेल्स का काम है। थक्का जमाना किसका काम है? थक्का जमाना प्लेटलेट्स का काम है। और शर्करा नियंत्रण कौन करता है? शर्करा नियंत्रण का कार्य इंसुलिन का है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संक्रमण से रक्षा करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए P बराबर IV, ऑप्शन बी P बराबर IR, ऑप्शन सी P बराबर V/R, ऑप्शन डी P बराबर IR। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P बराबर IV, जहाँ I क्या है? I जो है विद्युत धारा है और I किस में होगा? I जो है एम्पियर में होगा। और V क्या है? विद्युत विभव, जो किस में होगा? वोल्ट में। इसका इकाई क्या होगा? इसका इकाई होगा वाट। इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप क्या हो सकता है? इसी फॉर्मूला का दूसरा रूप हो सकता है P बराबर I² इंटू R। और क्या हो सकता है? V²/R। ये इसी फॉर्मूला के रूप है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अणु द्रव्यमान किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए किलोग्राम से, ऑप्शन बी AMU से, ऑप्शन सी जूल से, ऑप्शन डी मीटर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी AMU से। अणु द्रव्यमान को किससे नापते हैं? AMU से। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, जो किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। AMU किसके बराबर होता है? कार्बन 12 के 1/12वें भाग के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, या इसको और क्या बोल सकते हैं? एपिनेफ्रिन हार्मोन, जो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को तैयार करता है। इसका कार्य क्या है? हृदय का दर बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना और ऊर्जा बढ़ाना। और कंडीशन कैसी हो सकती है? खतरा या तनाव हो सकती है। अब बात करते हैं इंसुलिन का। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है शर्करा को नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक सेक्स हार्मोन है। और थायरोक्सिन क्या है? थायरोक्सिन ये उपापचय को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है?
उपापचय को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। पानी का अपघटन किन गैसों में होता है? ऑप्शन ए CO2 और O2 में, ऑप्शन बी H2 और O2 में, ऑप्शन सी H2 और N2 में, ऑप्शन डी H2 और CO2 में। क्या पूछा है कि पानी का अपघटन किन गैसों में होता है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, H2 और O2 में। पानी का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में होता है। इससे क्या होता है? जो दो जल के अणु हैं वो किस में टूटता है? 2H2 और 2O2 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। उबलते पानी का तापमान सामान्य दबाव पर कितना होता है? ऑप्शन ए 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 75 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। उबलते पानी का तापमान सामान्य दाब पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 atm में पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 1 atm बराबर क्या होता है? 1 atm बराबर होता है आपका 101.3 किलो पास्कल। और तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज का अंतिम क्वेश्चन। ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज होता है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप इन 25 क्वेश्चन में से यदि आप 23 से 24 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस जो है और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। यदि आप इन क्वेश्चन में से 20 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको और मेहनत की ज़रूरत है। और यदि आपको 20 से भी कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप अगले साल के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। आशा करती हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।